हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एक नए क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम डोमेन नॉलेज के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हमको इसका लेक्चर 2 करना है, जो आपको इसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको पता होगा कि पेपर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो हम इसमें सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और मैं एक दो चीज़ और बता दूं, इसके पहले हमने सीसीएस कंडक्ट रूल, एलटीसी रूल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है और इसके साथ साथ आपकी कंप्यूटर की क्लासेस में हम करा रही हैं। तो अगर आप उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और आगे आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था उसका क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पहली चीज़ आपको इसमें क्या याद रखना है कि किस क्रमांक का सांख्यांक है। तो किस क्रमांक का है? 25 है ना, तो आपको इसको याद रखना है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया हुआ था कि कब पारित हुआ है। तो कब पारित हुआ है? 20 मार्च 2009। ये किसकी डेट है? यह पारित होने की डेट है, तो आपको इसको भी याद रखना है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो आपका रूल 1 है उसमें आपको संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है, तो आपको सारे रूल याद होने चाहिए कि किस रूल में क्या प्रावधान है। और इसमें ही हमने क्या देखा था कि यह लागू कब से हुआ है? 15 जनवरी 2009। लागू कब से हुआ है? 15 जनवरी 2009। फिर रूल सेकंड में हमने क्या देखा था? परिभाषाएं देखी थी और परिभाषाओं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। फिर रूल थर्ड में हमने क्या देखा था? विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसमें हमने 3 देखे थे, डॉक्टर हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास और गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गुरु घासीदास आपका छत्तीसगढ़ में है और हरि सिंह आपका मध्य प्रदेश में है। और इसमें भी हमने क्या देखा था? इनके अधिकार क्षेत्र भी देखे थे कि किन किन राज्यों में इनके अधिकार क्षेत्र हैं। और हेडक्वार्टर देखा था, जैसे उसका उत्तराखंड वाले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीनगर में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड में एक श्रीनगर जगह है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। छत्तीसगढ़ का कहाँ पर है? गुरु घासीदास का, इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। कहाँ पर है? बिलासपुर में। और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सागर में है। कहाँ पर है? सागर में है। तो आपको इसको विशेष रूप से याद रखना है। और मैंने इनके ज़िले भी देखे थे कि अगर आपसे ज़िले पूछ ले तो मैंने बहुत अच्छे से बताए थे कि गुरु घासीदास में आपके 3 ज़िले हैं, है ना। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में अपडेट हो गए हैं, तो मैं आपको अपडेट वो लास्ट में बता दूंगा। बाकी जितने एक्ट में आपको दिए हुए हैं आपको उनको विशेष रूप से याद रखना है। कौन कौन से आते हैं हरि सिंह गौर में? सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा और दमोह। और गुरु घासीदास में 3 हैं, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। और उत्तराखंड में 7 जिले हैं, चामोली, देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। ठीक है, तो आपको इसमें मैंने बताया था कि आपको याद रखना है। फिर इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित इसमें विशेष उपबंध दिए थे रूल 3 के सब क्लॉज ए या का में, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कश्मीर में ही होगा। और जम्मू कहाँ पर होगा? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय तो जम्मू कश्मीर में ही होगा। ठीक है, तो आप बस आपको इसमें धारा याद रखना है कि किस धारा के तहत वो बंद किए गए थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था? बिहार का बताया था कि बिहार राज्य से संबंधित विशेष उपबंध हैं। इसमें भी 2 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी। एक तो इसमें था आपका दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आपको महात्मा गांधी विशेष रूप से याद रखना कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। फिर हमने क्या देखा था? हमने आंध्र प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान देखे थे कि आंध्र प्रदेश में क्या होगी? एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। फिर हमने क्या देखा था? आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। फिर हमने क्या देखा था कि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका आपको रूल और सब क्लॉज याद रखना है। और कहाँ पर है इसकी स्थापना? लद्दाख में। तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम
हमको आज से क्या पढ़ना है अब? रूल 4 विश्वविद्यालयों का स्थापना का प्रभाव। ठीक है, हमको क्या देखना है? विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं रूल 4 में, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो पहला प्रावधान इसमें लिखा हुआ है, किसी संविदा या अन्य लिखित रूप में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमशः गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हैं। तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर सेकंड इसमें लिखा हुआ है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति इस अधिनियम के अधीन स्थापित यथास्थिति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में निहित होंगी। तो आपको इसको भी याद नहीं रखना है। फिर तीसरा इसमें है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमशः गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और ये उस विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे। तो आपको इसको भी याद नहीं रखना है। फिर इसमें चौथा है, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमशः गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा उसी अवधि तक उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधों और शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि तथा अन्य मामलों के विषय में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जैसा वह उस समय धारण करता, मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ हो, और ऐसा तब करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता, जब तक ऐसी अवधि पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाए। तो इसको भी आपको याद नहीं रखना है। मैंने बस आपको रीड कर दिया ताकि आपको लगे ना कि कुछ छोड़ दिया है। अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो आप कर सकते हो, बाकी मेरे तरफ से इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। बस आपको इसमें अभी तक सिर्फ आपको यह याद रखना है कि रूल 4 में क्या है, तो विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें लिखा है, परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार नहीं तो विश्वविद्यालय द्वारा उस कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि इस निमित्त उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया हो तो विश्वविद्यालय द्वारा उसको स्थायी कर्मचारी की दिशा में 3 महीने के पारिश्रमिक के समतुल्य और अन्य कर्मचारियों की दशा में 1 मास की पारिश्रमिक के समतुल्य प्रति कर के संदाय पर उसका नियोजन समाप्त किया जा सकेगा। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखो क्या बोला गया है, मैं बता रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसको क्या किया है, सेंट्रल में चेंज कर दिया है, तो इसमें पहले से जो कर्मचारी थे वो तो रहेंगे, भली सेंट्रल कर दिया तो इसमें भी वो नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन कुछ कर्मचारी, जैसे सपोज इसमें कोई ए कर्मचारी है और ये क्या है, स्थायी है ना, और इसमें भी एक कर्मचारी है बी कर्मचारी जो क्या है, अस्थायी कर्मचारी है। तो बोला गया है अगर स्थायी कर्मचारी है और वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बोलना चाहिए, जो नियम है ना, जो रूल रेगुलेशन है, जो भी है, अगर उसको वो पसंद या स्वीकार नहीं है या जो भी प्रकार के परिवर्तन किए गए अगर उसको स्वीकार नहीं है तो स्थायी कर्मचारी को 3 महीने का क्या करके 3 महीने का उसका सैलरी देकर उसको क्या कर देंगे, सेवा मुक्त कर देंगे। और अगर अस्थायी कर्मचारी है तो उसको 1 महीने का एडवांस वेतन देकर उसको क्या कर देंगे, उसकी भी सेवा समाप्ति कर देंगे। तो मेन आपको इसमें टाइम पीरियड याद रखना है। अगर स्थायी कर्मचारी होगा तो 3 महीने का, देखो इसमें लिखा हुआ है, और अगर अस्थायी या अन्य कर्मचारी होगा
तो उसके लिए 1 महीने का जो उसका वेतन होगा उसको देकर सेवा समाप्ति उसकी कर दी जाएगी। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा था, तो आपको उसको विशेष रूप से याद रखना है। फिर इसमें है परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति धारा 33 के अधीन किसी संविदा के निष्पादन के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों से संगत किसी संविदा के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए समझे जाएंगे। कुछ काम का नहीं है। फिर इसमें है परंतु यह भी कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखित या अन्य दस्तावेज में किन्हीं शब्दों के रूप में किए गए निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन स्थापित जो तीनों विश्वविद्यालय हैं के कुलपति और प्रति कुलपति के प्रति निर्देश हैं। मतलब क्या है इसमें कि जो पहले इसमें जो कुलपति और प्रति कुलपति होंगे, तो अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाता है तो भी वो क्या कहलाएंगे, कुलपति और प्रति कुलपति के रूप में क्या होंगे भैया, निर्देश किए जाएंगे। फिर इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट थे स्टेट के वो 1973 के ही हैं, तो अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, बाकी इसको छोड़ देना। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि मध्य प्रदेश का अधिनियम जो संख्या 22 है, आपको इसको याद रखना है, यह आपसे पूछ लिया जाएगा के उपबंधों के अधीन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का कुलपति और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 10 के उपबंधों के अधीन नियुक्त हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का कुलपति इस अधिनियम के अधीन कुलपतियों के रूप में नियुक्त किए समझे जाएंगे। देखो पहले मैं इतना बता दूं क्या है इसमें, है बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1973 का, उसमें उसके तहत 2 यूनिवर्सिटीज़ का गठन किया गया था, आपकी एमपी वाली हरि सिंह गौर और छत्तीसगढ़ की गुरु घासीदास। और उत्तर प्रदेश का जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1973 का, उसमें भी राष्ट्रपति अधिनियम 10 उसके अधीन स्थापित किया गया था। तो इसमें बोला गया है कि इनमें जो कुलपति होंगे और इसमें जो कुलपति होगा वो क्या माने जाएंगे, जो नया यूनिवर्सिटी गठन किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके भी वो कुलपति के रूप में नियुक्त किए समझे जाएंगे। समझ आ गया है। फिर इसमें लिखा है वे 3 मास की अवधि के लिए या इस अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रथम कुलपति को नियुक्त किए जाने के समय तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेंगे। मतलब क्या है कि सपोज कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई क्या है, कुलपति है ना। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है तो इसको कब तक इसको कुलपति माना जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 महीने। या एक कंडीशन और है कि जब तक कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या कुलपति नियुक्त ना हो जाए तब तक के लिए इसको प्रथम कुलपति नियुक्त, इसमें भी कंडीशन है प्रथम कुलपति नियुक्त ना हो जाए तब तक के लिए इसको कुलपति माना जाएगा। फिर इसमें एक लास्ट और प्रावधान है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाए जा रहे सभी महाविद्यालय, संस्थाएं, विद्यालय या संकाय और विभाग इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमशः गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त होंगे या उसके द्वारा चलाए जाएंगे। तो कुछ काम का नहीं है। तो जो रूल 4 था उसमें सिर्फ आपको 2-3 चीज़ विशेष रूप से याद रखना है। पहला तो रूल 4 में है क्या प्रावधान, फिर मैंने आपको एक टाइम पीरियड वाली एक चीज़ बताई थी, इसको आपको याद रखना है, और कौन कौन से एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो उसको भी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको इसको भी याद रखना है। समझ आ गया है। चलिए तो अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है रूल 5 जिसमें है विश्वविद्यालय के उद्देश्य। तो इसको पढ़ने के पहले मैं आपको 1-2 चीज़ बता दूं कि इसके पहले हमने CCS कंडक्ट रूल 1964 और LTC रूल 1988 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और CCS कंडक्ट रूल है इसके हमने थ्योरी और MCQs दोनों कंप्लीट कर लिए हैं।
और जो LTC रूल है इसके हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं और आपके इसके MCQs चल रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो CCS कंडक्ट रूल है इसका एक लेक्चर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी मैंने करा दिया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उनको देख लीजिए। और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको भी एक बार कर लीजिए। तो उद्देश्य देख रहे हैं हम क्या है इसमें। तो उद्देश्य सारे कॉमन सेंस बेस्ड होंगे आपको, फिर भी मैं एक बार पूरा जो आपका पैराग्राफ है उसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो इसमें लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जो वह ठीक समझे शिक्षा और अनुसंधान विधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करने, विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समेकित पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करने, अध्यापन विद्या की प्रक्रिया और अंतर्विषयक अध्ययन और अनुसंधान में उत्तरोत्तर नवीनता लाने के लिए समुचित उपाय करना, देश के विकास के लिए मानव शक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए उद्योगों से संपर्क स्थापित करने और जनता की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने तथा उनके कल्याण के लिए उनके बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष ध्यान देना होगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम के दृष्टि से आप करके आ जाओगे। अब इसमें लिखा है, परंतु धारा 3 घ के अधीन स्थापित जनजातीय विश्वविद्यालय जनजातीय उन्मुख उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत कला, संस्कृति और रूढ़ियाँ भी हैं, पर विशेष ध्यान देने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा। तो आपको जो परंतु वाला पॉइंट है आपको इसको याद रखना है कि धारा 3 घ में बोला गया है कि जनजातीय विश्वविद्यालय में उनकी कला, संस्कृति और रूढ़ियों पर भी क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, मतलब उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो याद रखना है धारा 3 घ में इसको बोला गया है। अब हमको देखना है 6। तो धारा 6 रूल 6 में क्या है, विश्वविद्यालय की शक्तियाँ। तो शक्तियाँ भी मैं रीड कर रहा हूँ, सारी कॉमन सेंस बेस्ड रहेंगी, जो भी लगेगा महत्वपूर्ण तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात पहला इसमें क्या है, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और औषधि जैसी विद्या की ऐसी शाखाओं में जो विश्वविद्यालय समय समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना बन जाएगा। अब दूसरी शक्ति क्या है, दूसरी शक्ति इसमें लिखी हुई है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र देना और उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को वापस लेना। मतलब इसमें बोला है, देखो डिग्री डिप्लोमा तो वो आपको देगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि जो उसके लिए विशिष्टताएं होनी चाहिए, है ना, तो वह उचित कारण और पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर आपको मिलने वाले डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों और उपाधियों को वो क्या कर लेगा, वापस भी ले सकता है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि वह दे भी सकता है और आपसे वापस भी ले सकता है। फिर इसमें तीसरी शक्ति है, निवेश बाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना। चौथी शक्ति है, परिनियमों द्वारा विहित रीतियों से सम्मानित उपाधियां या अन्य विशेषताएं प्रदान करना। पांचवी शक्ति है, अन्य व्यक्तियों को जिन्हें वह अवधारित करे, दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस
स्टडी जो चलती है उसको भी वो क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। फिर है इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य, आचार्य, सहबद्ध आचार्य, सहायक आचार्य, अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संसाधित करना तथा ऐसे प्राचार्य, आचार्य, सहबद्ध आचार्य, सहायक आचार्य या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना। मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करेगा, वहाँ के प्राचार्य के लिए, आचार्य के लिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी मतलब पद होंगे उनके लिए वो क्या करेगा, नियुक्त करेगा व्यक्तियों के लिए। फिर है इसमें उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रायोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे मान्यता देना और ऐसी मान्यताओं को वापस लेना। मतलब क्या है कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंडर कॉलेज आते हैं तो कॉलेज को वो क्या देगा, मान्यता देगा और मान्यता भी वापस ले सकता है। फिर इसमें क्या लिखा है, किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था में जिसके अंतर्गत देश के बाहर अवस्थित संस्थाएं भी हैं, कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना। फिर इसमें है प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशासनिक और जो अनुसचिवीय के जो पद होते हैं उनका भी क्या करता है, वो पदों का सृजन करता है और उस पर क्या करता है, फिर वो नियुक्तियां प्रदान करता है। फिर इसमें है किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर शिक्षा संस्था के साथ जिसके अंतर्गत देश के बाहर अवस्थित संस्थाएं भी हैं, ऐसी रीति से ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे सहकार या सहयोग करना संयुक्त होना। फिर इसमें है अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे केंद्र और विशेषित प्रयोगशालाएं या अन्य इकाइयां स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों। फिर है अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययन वृत्तियाँ, पदक, पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना। मतलब आपको स्कॉलरशिप, अवार्ड, है ना, ये सब देना किसका काम है, यूनिवर्सिटीज़ की क्या इसमें शक्तियाँ हैं। महाविद्यालय, संस्थाएं और छात्र निवास स्थापित करना, उन्हें चलाना। मतलब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को स्थापित कर सकता है, संस्थाओं को कर सकता है और हॉस्टल्स को भी क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। बहुत सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां आपको महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पूछ ली जाएंगी। अब इसमें अगली शक्ति क्या है, अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से उस प्रायोजन के लिए ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे। फिर इसमें है अध्यापकों, मूल्यांककों, अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वृंद के लिए पुनर्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों को आयोजन और संचालित करना या संचालन करना। फिर है अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालयों के उद्देश्य की अभिवृद्धि में योगदान दे सके। अगली शक्ति है अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से उस प्रायोजन के लिए ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे। फिर है अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना। फिर इसमें लिखा हुआ है अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सके।
फिर है परिनियमों के अनुसार यथास्थिति महाविद्यालय या संस्था या विभाग को स्वायत्त प्राय स्थिति प्रदान करना। फिर इसमें है विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है। फिर है फीसों और अन्य प्रावधानों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना। सारी शक्तियाँ कॉमन सेंस बेस्ड रहेंगी। एक बार आपको उनकी सारी रीडिंग करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं था पता तो आप उसको फिर हाईलाइट कर सकते हो। फिर इसमें विश्वविद्यालयों के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना। फिर इसमें लिखा हुआ है सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना। फिर इसमें लिखा हुआ है छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे। फिर इसमें है कर्मचारी के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना। फिर है विश्वविद्यालयों के प्रायोजन के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपकृति, संदान और दान प्रदान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति है अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्यवयन करना। सेकंड लास्ट है केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रायोजनों के लिए धन उधार लेना। मतलब वह क्या कर सकता है, जो विश्वविद्यालय की संपत्ति है उसकी सिक्योरिटी पर क्या ले सकता है, उधार ले सकता है धन को। लास्ट है ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, अनुषांगिक या सहायक हों। अब देखते हैं अब क्या है। अब इसमें सेकंड चीज़ है आपको कि विश्वविद्यालय की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय यह प्रयास होगा कि वह अध्यापन और अनुसंधान के अखिल भारतीय स्वरूप और उच्च मानक बनाए रखें तथा विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों में जो उक्त प्रायोजनों के लिए आवश्यक हो विशेषकर निम्नलिखित उपाय करेगा। मतलब हमको अब देखना है कि ऐसे कौन कौन से और उपाय इसमें बताए गए हैं। तो पहला है छात्रों का प्रवेश संकाय में भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाएगी, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर की जाएगी। दूसरा है छात्रों का प्रवेश या तो विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक रूप से या अन्य विश्वविद्यालयों के समन्वय से ली जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से गुणागुण के आधार पर किए जाएंगे या ऐसे पाठ्यक्रमों में अर्हक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किए जाएंगे जहां छात्रों की संख्या कम हो। फिर है संकाय की अंतर विश्वविद्यालय बहनीयता, अंतर्णीय पेंशन और ज्येष्ठता के संरक्षण के साथ प्रोत्साहित की जाएगी। फिर इसमें सेमेस्टर प्रणाली, नियमित मूल्यांकन और इच्छा पर आधारित क्रेडिट प्रणाली शुरू की जाएगी तथा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ क्रेडिट अंतरण और संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए करार करेगा। फिर इसमें है अध्ययन के विकासशील पाठ्यक्रम और कार्यक्रम इस उपबंध के साथ लागू किए जाएंगे कि उनका सावधिक पुनर्अवलोकन और पुनर्संरचना की जाएगी। फिर इसमें है विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्यकलापों में जिनके अंतर्गत अध्यापकों का मूल्यांकन भी होगा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सेकंड लास्ट है राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद या राष्ट्रीय स्तर के किसी भी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा। और लास्ट इसमें है एक प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ ई गवर्नेंस आरंभ किए जाएंगे।
तो 6 में हमने शक्तियों को देखा है। अब हमको क्या देखना है, रूल 7 या धारा 7, जिसमें बोला गया है विश्वविद्यालयों का सभी जातियों, पंथों, मूल वंशों और वर्गों के लिए खुला होना। तो रूल 7 हम कल से करेंगे, क्योंकि आज फिर आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।